आज की कहानी है मम्मी जी, मुझे माँ बनने से डर लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। जैसे नीरज ने अपनी माँ और सासू माँ को फोन पर खबर दी कि वेदी पुनः माँ बनने वाली है, मायके और ससुराल में खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु साथ ही साथ वेदी की माँ और सास चिंतित भी हो उठी। अभी पिछली वर्ष तो इसी खबर से खुशी आई थी, परंतु 2 माह के भीतर ही सब कुछ बिखर गया था। नीरज और वेदी दोनों ही मुंबई जैसे महानगर में कार्यरत थे। वेदी का मायका और ससुराल दोनों ही अलग अलग शहरों में होने के कारण इन 2 वर्षों में ना के बराबर ही जाना हो पाया था। अपनी सास से तो वो बस दिन त्योहार पर ही मिली थी। हाँ, फोन पर अक्सर बात हो जाती थी, परंतु वो भी औपचारिक तौर पर। वेदी, इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी। चाहो तो नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ले लो, ये आने वाला मेहमान तुम्हारी नौकरी से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम कहो तो कुछ महीनों के लिए माँ को यहाँ बुला लेते हैं। नीरज ने प्यार से वेदी को कहा। हम देखती हूँ, कहते हुए शुभ साफ वेदी दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगी। पता नहीं क्यों नीरज को माँ बनने की खबर आने के बाद से वेदी शुभ साफ सी लगी, मानो उसे कोई खुशी ना हुई हो। वेदी, तुम इस आने वाले बच्चे के लिए तैयार तो होना, क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, तुम खुश क्यों नहीं लग रही? नीरज ने शाम को दफ्तर से आकर फिर पूछा। कैसी बातें करते हो नीरज, भला मैं खुश क्यों नहीं होंगी? कहते हुए शुभ साफ रसोई घर की ओर चली गई। देखती देखती 2 माह बीत गए थे, पर वेदी के चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। हर समय एक सपाट सा चेहरा लिए घूमती रहती थी। डॉक्टर ने भी वेदी को खुश रखने की सलाह दी थी। आखिर हार कर दफ्तर से आज नीरज ने वेदी की माँ शालिनी को फोन कर सारी बात समझाई। बेटा, कुछ मैं समझ रही हूँ कि वेदी को क्या परेशानी है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। 2 दिन बाद ही नीरज ने वेदी को खबर दी कि नीरज के माता पिता कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे। सास ससुर का पहली बार मुंबई आना जहां वेदी के लिए एक बेचैनी का कारण था, वही दूसरी और नीरज के लिए तो मानो ये एक उत्सव से कम नहीं था। उत्साहित होकर सारे काम कर रहा था, अपने माँ पापा की पसंद नापसंद के अनुरूप उनके लिए कमरा भी तैयार कर रहा था। नीरज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो घर के कामों में बहुत कुशल भी नहीं हूँ, वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वेदी बोली। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, हर लड़की हर चीज में निपुण नहीं होती और दफ्तर में तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, चिंता मत करो, मम्मी बहुत अच्छी हैं। नीरज ने तो कह दिया, परंतु वेदी उसे कैसे समझाती कि मम्मी तो सबकी अच्छी होती है, परंतु सास जैसी सविता और राजेश ने घर में कदम रखा। वेदी ने ईश्वर के आगे प्रार्थना की कि सब कुछ अच्छा ही हो। घुसी दोनों ने आशीर्वाद की जड़ी लगा दी। शाही नाश्ता करने के बाद नीरज बोला, मम्मी, हमारे रोहतक वाले घर जितना बड़ा तो नहीं है, ये प्लेट पर हम दोनों के लिए बहुत हैं। जानता आप लोगों को थोड़ा छोटा लगेगा, चाहिए आपको आपका कमरा दिखा दिए तो आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। बेटा, अपने बच्चों का घर छोटा या बड़ा माता पिता को सुकून देता, तो क्यों दिखाएगा हमें हमारा कमरा? चल वेदी, तुम दिखाओ हमें हमारा कमरा। सविता जी ने वेदू को कहा, जो तब से शुभ साफ से बैठी थी। नीरज को भी बहुत अजीब लग रहा था कि सबसे अति सड़क घुल मिल जाने वाली वेदी को आखिर होता क्या जा रहा था। डरती डरती वेदी सास ससुर को उनके कमरे तक लेकर गई। उसको मालूम था कि अब कोई ना कोई गलती निकलने वाली या कोई बात सुनने को मिलेंगी, पर तो आशा के विपरीत सविता जी ने बड़े प्यार से कहा, अरे वह कमरा तो बहुत आरामदायक लग रहा है। अरे सस, घर में तुमने बहुत सुंदर सजाए। सविता जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वेदी हैरान थी कि कोई सास कैसे अपनी बहू की तारीफ कर सकती है। रात को खाना पकाने गई तभी सविता जी रसोई में साथ आई कि उनके पास खड़े होने से वेदी के हाथ डर के मारे कांपने लगे और वही हुआ जिसका उसे डर था।
घबराहट से दाल का भरो कटोरा उसके हाथ से छूट गया और दाल पूरी जमीन पर बिखर गई। वेदी बहुत बुरी तरह घबरा गई और उसकी रुलाई छूट गई। आवाज आती नीरज और राजेश भी रसोई घर की तरफ आए। वेदी की आंखों में आंसू थे। कोई बात नहीं बेटा, हो जाते हैं कभी कभी, इसमें रोने की क्या बात है। प्यार से सविता जी ने वेदी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, परंतु आज वेदी के आंसुओं का बांध टूट गया था। वो रोते रोते कमरे की ओर दौड़ी और एक बार लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते भी बची। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम वेदी? मुझे तो तुम्हारा ये अजीब और गरीब व्यवहार ही समझ नहीं आ रहा है। गुस्से से सिलाकर नीरज बोला। सविता जी ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए नीरज को चुप रहने का इशारा किया और सब्जी के साथ दोनों बाप बेटे और वेदी को भी जबरदस्ती खाना खिलाई दिया। सविता जी को बात की तक तो जाना ही था, परंतु ये मौका सही नहीं था जो अगले दिन का इंतजार करने लगी। माँ कल रात के लिए सॉरी, लाइए मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। सुबह रसोई घर में सविता को देखती वेदाई बोली, साई तो हम सास बहू को आज तेरे पापा बनाकर पिलाएंगे। नाश्ते की जिम्मेदारी आज नीरज की। आज तो मुझे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना है। चल बाहर गैलरी में चलकर बैठते हैं। मम्मी मैं क्या नाश्ता बनाऊं? ये तो गलत बात है। नीरज बोला, बेटा सही या गलत हमें नहीं पता, आज हम औरतें गप करेंगे और तुम मर्द नाश्ते का इंतजाम करोगे। थोड़ा बहुत बाहर का भी मंगवा सकती है, पर वेदी के स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर अब जाओ, हम माँ बेटी को डिस्टर्ब मत करो। सविता जी ने झूठ मूठ की गुस्से भरी आवाज में कहा, बताओ बेटा क्या बात है? क्या परेशानी तुम्हें खाए जा रही है? तुझे पता है ना ऐसे समय में तुम्हें खुश रहना चाहिए। आज मुझे सास नहीं समझो। शालिनी जी तुम्हारे सामने बैठी और तुम खुलकर मुझे बताओ। ममता भरे संप्रत से वेदी पिघल गई और सविता जी की गोद में सिर रखकर कुछ देर रो लेने के बाद थोड़ा हल्का महसूस किया और बोलने लगी, मम्मी जी मुझे माँ बनने से डर लगता है क्योंकि मैंने इतना कहती वेदी फिर चुप होगी। बेटा जब तक पूरी बात नहीं बताओगी कैसे पता चलेगा? सविता जी ने धैर्य से पूछा। मैं छोटी सी थी जब घर पर रानी बुआ की गोद में बचपन बीता और जब 5-6 बरस की हुई तो रानी बुआ का विवाह हो गया। उनके साथ इतना जुड़ाव था कि उन्हें याद करके अक्सर रोती रहती और रानी बुआ मुझे कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल बुला लिया करती थी। उनके साथ बहुत गुस्से वाली थी, बात बात पर उन पर व्यंग कसती थी। बातें तो मुझे समझ नहीं आती थी, पर इतना पता था कि रानी बुआ अक्सर अकेले में रोती रहती और मुझे मम्मी पापा को कुछ ना बताने के लिए कहती। मैंने अपनी दादी को नहीं देखा था, बस देखी थी तो रानी बुआ की सास। जब रानी बुआ के पाप भारी हुए उन दिनों भी गर्मियों की छुट्टियां थी और उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था। 8 बरस की थी मैं तब। बुआ का 8वां महीना चल रहा था। ऐसी स्थिति में भी उनकी सास उनका ना तो खाने पीना का ध्यान रखती और नई काम काज में कोई मदद करती। फूफा जी भी किसी काम से दूसरे शहर गए थे। अचानक से रानी बुआ के पेट में दर्द उठा। वे मेरे सामने सास को कहती रही कि डॉक्टर को बुला दो, पर सास ने बोला ऐसे समय में हल्की फुल्की दर्द होती रहती और मैं बुआ के लिए कुछ ना कर सकी। उन्हें दर्द से तड़पड़ा देखती रही। जब तक पापा को फोन करके बुलाया गया तब तक बुआ मेरे सामने दर्द से तड़पते हुए उस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बस उस दिन से सास सबसे मेरे दिल में एक खौफ समा गया, पर सत पीड़ा का भय मेरे दिल दिमाग से जाता ही नहीं। समय के साथ साथ वो दर्द कम होता चला गया, परंतु अब जब विवाह हुआ तो फिर से सांस और परसस पीड़ा का खौफ मेरे दिल पर हावी हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक नए जीवन की जन्म दे पाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। आज वेदी ने अपने मन की बात कह दी थी। बेटा बचपन में हुई कई बातों का हमारे दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुखी तुमने ये सब इतना करीब से देखा तो उसकी छाप बहुत गहरी पड़ी है, परंतु वो समय औरतों और आज जमाना बदल गया। हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्ति होता है और मैं आजकल की पढ़ी लिखी आधुनिक सास हूँ। सो मेरी तरफ से तुम निश्चित रहो, ये घर संसार तुम्हारा है। जैसे सौ वैसी रहो। हर औरत को माँ बनने का सुख प्राप्त होता है। तुमने प्रसव पीड़ा का कड़वा रूप देखा है।
परंतु सृष्टि ने हम औरतों को ये वरदान दिया है, क्योंकि हम लोग इसको आसानी से झेल पाती हैं। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो, जानती हो कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। सो अब ऐसे समय में अपनी बुआ से शब्दित कड़वी यादों को भुलाकर उस नन्ही सी जान के लिए नए ख्वाब बुनो। देखना, जब उसको पहली बार गोद में लोगी, सारी दर्द पल भर में दूर हो जाएंगे। फिर भी कोई शंकाए तो एक बार मनोचिकित्सक को दिखा लेते। बेटा, प्यार से सविता जी ने वेदी का हाथ थमाते हुए पूछा। वेदी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतनी सिनेमी और सूजी हुई सांस के होने के बावजूद वो ऐसी खामख्याल डरे जा रही थी। नहीं मम्मी, जो काम डॉक्टर भी ना कर सकता वो आपने कर दिया है। मैं बहुत लकी हूँ, कहते हुए वेदी ने अपना सिर सविता जी की गोद में रख दिया। बेटा, तेरी माँ ने फोन करके मुझे ये आने के लिए कहा था। उन्हें कुछ संदेशा तो था, परंतु तुम्हारे मन की सही बात नहीं पता थी। सविता जी ने कहा, सच यदि माँ आती तो शायद मैं कभी अपने इतने निकट नहीं हो पाती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप दोनों समझदार माएँ मिली। खुश होते हुए वेदी बोली, हाँ, और अब तो तुम भी हमारी जमात में शामिल होने वाली हो। हंसते हुए सविता जी बोली, आज पूरे 7 महीने बाद वेदी ने एक सवस्य नन्ही परी को जन्म दिया था, और इसका पूरा श्रेय वो अपनी माँ और सास को दे रही है, क्योंकि यदि योनि सही समय पर वेदी को मार्गदर्शन ना किया होता तो ना जाने आज भी उसी पूर्वाग्रह अपराधी को पाले वेदी बेटी होती। आज सविता जी वेदी की सास नहीं, मित्र बन चुकी है, जिनसे वेदी अपने दिल की हर बात बताती है। दोस्तों, जीवन में हर रिश्ते के साथ कुछ कड़वे अनुभव जुड़े होते। बाल्यावस्था में होने वाली घटनाओं का मन स्थायी रूप से पड़ता है, और इंसान अनेक बार उस भ्रांति से बाहर नहीं आ पाता। ऐसे समय में एक माँ अपने बच्चे की परेशानी को दूर कर सकती है। माँ जितना छोटा शब्द दिखता है, उसे कहीं अधिक अपने में अर्थ समेट कर रखता है। माई तो माँ होती हैं जो जीवन के हर मोड़ पर अपने बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर